आज की क्लास का हमारा टॉपिक है लारावेल इंस्टॉलेशन और उसका फोल्डर स्ट्रक्चर के मैं कैसे लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकता हूँ, किन किन तरीकों से कर सकता हूँ, उन्हें रन कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, मैनेज कैसे कर सकता हूँ और उसका फोल्डर स्ट्रक्चर आज हमें समझना है। क्योंकि लारावेल आपको एक फोल्डर स्ट्रक्चर, एक पैटर्न देता है जिसको फॉलो करते हुए आप अपनी वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करते हो। ऐसा नहीं है पीएचपी में कि हमने ऐड टू कार्ट की फाइल बनाई, उसमें ऐड टू कार्ट का कोड लिख रहे हैं, उसी में सब कुछ कर रहे हैं, अपनी मर्जी से हम पीएचपी में काम कर रहे होते थे। लेकिन लारावेल में आपको एक पैटर्न, एक फोल्डर स्ट्रक्चर, एक फ्लो फॉलो करना होता है। जैसे क्या कहते हैं, एमवीसी आर्किटेक्चर कहते हैं। उस फ्लो को क्या कहते हैं? एमवीसी आर्किटेक्चर। और कुछ फोल्डर्स होते हैं जो आपके लिए बड़े ही अहम होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको लाजमी सीखना जरूरी है। अब लारावेल का फोल्डर स्ट्रक्चर तुम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, ठीक है, काफी बड़ा होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें जो एक बिगिनर के लिए अननेसेसरी होती हैं, तो उन पर हम फोकस नहीं करेंगे। मैं आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं डालूंगा कि ये भी होता है, ये भी होता है, मैं आपको कोई नहीं डराऊंगा। चीजें सिंपल रखते हुए करेंगे, जो नेसेसरी चीजें हैं पहले उन पे ध्यान देंगे। ठीक है। तो लारावेल इंस्टॉलेशन सीखते हैं। सबसे लारावेल को इंस्टॉल, लारावेल का प्रोजेक्ट बनाने के लिए दो तरीके हैं, एक ग्लोबल है और एक लोकल तरीका है। कितने तरीके हैं? एक ग्लोबली आप इंस्टॉल कर सकते हो लारावेल को, अपने सिस्टम में ग्लोबली कर सकते हो। अब ग्लोबली करने का फायदा ये होता है कि आपको बार बार, जो आप कमांड लिखते हो ना, कंपोजर, क्रिएट प्रोजेक्ट, लारावेल स्लैश लारावेल, ये आपको बार बार लिखनी नहीं पड़ती। लारावेल का इंस्टॉलर ही एक बार आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और सिर्फ 3 कीवर्ड से आप पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। मतलब लारावेल का इंस्टॉलर ही आपके पीसी में आ जाएगा। जब आप ये वाली कमांड चलाते हो, कंपोजर, क्रिएट प्रोजेक्ट, लारावेल स्लैश लारावेल, तो ये इंटरनेट के थ्रू पैकेज डाउनलोड करता है। ठीक है। ग्लोबली में क्या होता है, आपके सिस्टम में ही लारावेल का पैकेज डाउनलोड हो जाता है। तो जब भी आप कमांड चलाओगे लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करने की, तो वो आपके लोकल सिस्टम से उठ के आ रही होगी। ठीक है। तो ये ग्लोबल वे होता है। अब दो तरीके हैं जो कि आपको लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन खुद बताती है। तो किसी भी चीज को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना। तो हम सर्च करेंगे सर लारावेल डॉक्यूमेंटेशन, और इस पे जाके देखेंगे कि लारावेल क्या कहती है इंस्टॉलेशन के मुकाबले में। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और ओवरव्यू कर लेते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने ये पढ़ा था, लारावेल इज अ वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क विद एक्सप्रेसिव एलिगेंट सिंटेक्स. A web framework provides a structure and starting point for creating your applications, allows you to focus on creating something amazing while the sweat the details. मतलब sweat the details का मतलब है कि आपको उन चीजों पे फोकस ज्यादा करने के लिए चीजें आपको प्रोवाइड कर देता है जिन पे असल में फोकस करना चाहिए। आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मेरा डेटा जाएगा, डेटाबेस कैसे बनेगा, मॉडल कैसे बनेगा। आपको बहुत सारी चीजें जो है वो बिल्ट इन मिल जाती हैं। आपको आसानी दे देता है लारावेल। एक कमांड चलाई, ये कमांड काम हो जाएगा, एक फंक्शन लिखा, एक मेथड यूज किया, मेरा जो है ना डेटाबेस में मेरी रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें लारावेल आपको आसानी दे देता है। जबकि पीएचपी में आपको अगर ऐड टू कार्ट करना है या आपको डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो स्क्रैच से, फॉर्म से वैल्यू उठाने से लेकर आखिर तक क्वेरी चलाने तक एक एक चीज आपको खुद हैंडल करनी पड़ती है। लारावेल एक्सेप्शंस भी आपको कंट्रोल करके देता है बहुत जगह पर। एक्सेप्शंस का मतलब होता है एरर्स। एरर्स भी लारावेल आपको कंट्रोल करके दे रहा होता है काफी जगह पर। वो हम जब एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखोगे। ठीक है। तो ये आपके पास है। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि लारावेल को प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क भी कहते हैं। वी लाइक टू कॉल अ लारावेल अ प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क, बाय दैट वी मीन दैट लारावेल ग्रोज विद यू। मतलब कि अगर आप पलक झपकाओगे ना, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, एक साल में इसका नया वर्जन आ जाता है, उसमें नई चीजें होती हैं, कुछ चीजें जो पुरानी होती हैं वो डेप्लीकेट हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने लारावेल 8 पढ़ी है तो आपको लारावेल 12 पे स्विच करने की जरूरत नहीं है। आपको करने की जरूरत है, क्योंकि जो पुराने वर्जन होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डेप्रीकेट कर दिए जाते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड फोन्स होते हैं, जो एंड्रॉयड फोन्स पुराने हो गए उनमें क्या एंड्रॉयड 14 15 की अपडेट आएगी? नहीं, वो एंड्रॉयड ने डेप्रीकेट कर दी है, अब उनकी वैल्यू भी कम हो गई है। ऑब्वियस सी बात है, लोग उसको नहीं खरीदेंगे। इसी तरह जब आप किसी फ्रेमवर्क को यूज कर रहे होते हो तो आपने उसका हमेशा लेटेस्ट वर्जन सीखते रहना है। और आपको लाजमी सीखना पड़ता है क्योंकि उसमें काफी ज्यादा नई चीजें होती हैं, चेंजेस किए जाते हैं। और अगर आप पुराने पे टिके रहोगे तो क्लाइंट को तो पुरानी चीज नहीं चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज में बहुत बग्स वगैरह भी आते हैं। ठीक है। तो उसको तो हमेशा नई चीज पे काम चाहिए, नए फ्रेमवर्क के वर्जन पे काम चाहिए। तो आपने लाजमी इसको सीखते रहना है। ठीक है। हम भी इसको सीखते रहते हैं। अब लारावेल 12 आई है, जब 13 14 आएगा जाहिर है हमें भी सीखना पड़ेगा उसमें जो चेंजेस होंगे। ठीक है। तो ये आपके पास। अच्छा, इंस्टॉलेशन गाइड पे चलते हैं। इंस्टॉलेशन भी नीचे आओगे ना, तो इंस्टॉलिंग पीएचपी एंड लारावेल इंस्टॉलर बिफोर क्रिएटिंग योर फर्स्ट लारावेल एप्लीकेशन, मेक श्योर दैट योर लोकल मशीन हैज पीएचपी। पीएचपी हमें कहाँ से मिलती है? जैम्प से मिल रही होती है। कहाँ से मिल रही होती है? जैम्प से। अच्छा, इन लोगों ने वर्जन नहीं बताया है, लेकिन आपको पीएचपी का 8.2 वर्जन एटलीस्ट चाहिए होगा।
ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आपको कंपोजर चाहिए एंड द लारावेल इंस्टॉलर। अब आपको जो लारावेल की एप्लीकेशन है वो लारावेल 12 के अंदर ये आपको प्रेफर करते हैं कि आप लारावेल को अपने सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल करो। जो ये तरीका है ना, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल, ये 12 से पहले यूज होता था। कब यूज होता था? आज भी यूज कर सकते हो, लारावेल का 12 का ही प्रोजेक्ट बनेगा, लेकिन ये लारावेल ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन से हटा दिया है। अब वो प्रेफर करते हैं किसे? ग्लोबल इंस्टॉलेशन को। तो उसी का तरीका बताते हैं आपको, इसके अंदर लोकल इंस्टॉलेशन का तरीका नहीं मिलेगा। ठीक है। In addition, you should install either Node and npm or Bun so that you can compile your application front-end assets. अब ये Node, npm और Bun क्या है सर? ठीक है, जिस तरह से आपके पास आर्टिसन है, ठीक है, जिस तरह से आपके पास कंपोजर, कंपोजर क्या है? एक डिपेंडेंसी मैनेजर है लारावेल का, जो लारावेल के पैकेजेस को क्या करता है? मैनेज करता है। इसी तरह नोड, नोड जेएस का नाम शायद तुम लोगों ने सुना। नोड जेएस आपके पास जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट। बेसिकली तुम लोगों ने जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, लेकिन ये बात अब गलत हो चुकी है। जावास्क्रिप्ट दोनों साइड्स पे चलती है अब, नोड जेएस की वजह से। अब नोड जेएस के आने से ये चीज पॉसिबल हुई है कि आप जावास्क्रिप्ट को किसी सर्वर पर भी रन कर सकते हो, जबकि पीएचपी इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पीएचपी को आप ब्राउजर पे रन नहीं कर सकते, पीएचपी को आप क्लाइंट साइड पे रन, उसको रन करने के लिए आपको सर्वर चाहिए ही चाहिए। और हमने जो इस सेमेस्टर में सर्वर पढ़ा है वो कौन सा था? अपाची। हमने पीएचपी को किस पे रन किया था? अपाची सर्वर पे, यानी पीएचपी बिना सर्वर के रन नहीं हो सकती सर। इसी तरह जब हम जावास्क्रिप्ट का बैकएंड लिख रहे होते हैं, जावास्क्रिप्ट से एपीआईज बना रहे होते हैं, तो उसे टेस्ट करने के लिए, उस बैकएंड को या एपीआईज को टेस्ट करने के लिए, रन करने के लिए हमें सर्वर की नीड है। और जावास्क्रिप्ट का सर्वर आपको कौन प्रोवाइड करता है? नोड जेएस। ठीक है, तो लारावेल ने इनके साथ कंट्रीब्यूशन करी है। और आपको ये चीज बताइए कि फॉर एग्जांपल देखो, जावास्क्रिप्ट की ना बहुत सारी फ्रंट एंड लाइब्रेरीज है जो बहुत अच्छी है। जैसे मैं अगर तुम्हें दिखाऊं, एस्टर्निटी नाम से एक लाइब्रेरी है। किस नाम से? एस्टर्निटी यूआई। अब इसके अंदर ना तुम्हें ऐसे कंपोनेंट्स मिलते हैं जो तुम बूटस्ट्रैप को भूल जाओगे। देखो, जैसे मैं इसको खोलूं ना 3D इफेक्ट को, तो ये देखो, ये देख रहे हो, दिस इज अ यूआई कंपोनेंट, और ये जावास्क्रिप्ट से क्रिएट किया गया है। एस्टर्निटी जो है वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस करती है। किस पे बेस करती है? जावास्क्रिप्ट के ऊपर। और इसका आपको किसी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी में पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट के ही रन टाइम सर्वर की नीड पड़ेगी। और वो कौन देता है आपको? नोड जेएस देता है। कौन देता है? नोड जेएस। अगर आप चाहते हो कि मैं एसएनएटी यूआई के जो फ्रंट एंड एसेट्स हैं, इनके जो कंपोनेंट्स हैं लाइक बूटस्ट्रैप, ये भी कंपोनेंट्स देते हैं आपको, अगर आप ये लारावेल में यूज करना चाहते हो तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको किसकी नीड पड़ेगी? नोड जेएस की नीड पड़ेगी। इसको आप कंपोजर से मैनेज, क्योंकि कंपोजर सिर्फ लारावेल और पीएचपी के पैकेज को मैनेज करता है, वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज और पैकेज को मैनेज नहीं कर सकता। इसी तरह आपको अगर ये वाले कंपोनेंट्स चलाने, अब आपको एक और लाइब्रेरी मिलती है मैजिक यूआई के नाम से। किस नाम से? मैजिक यूआई। ये ऐसी बहुत सारी जावास्क्रिप्ट के ऊपर फ्रंट एंड लाइब्रेरीज बेस करती हैं जो आपको बहुत अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स बना के देती हैं। अगर मैं एनिमेटेड बीम पे जाऊं, तो ये देखो, देख रहे हो कितना कूल इफेक्ट लग रहा है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये देखो, इस तरह से बीम जाती है इसमें से। ठीक है, तो ये अगर आपको फ्रंट एंड एसेट्स लारावेल में यूज करने हैं, तो इनको इंस्टॉल करने के लिए किसकी नीड पड़ेगी? अगर आपको नहीं करने, आप एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से काम चला लोगे, रॉ लिख के अपना बूटस्ट्रैप से काम चला लोगे, तो फिर आपको नोड की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आपको पड़ेगी नोड की जरूरत। तो मेरी प्रेफरेंस ये है कि आप कर लो, भले यूज ना करो, बस पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे, खैर है। ठीक है, अभी आएगा इंस्टॉलेशन में बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, नोड.जेएस और एनपीएम की तरह एक और आपके पास डिपेंडेंसी मैनेजर है एनपीएम की तरह, जो है बन। बन भी जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरीज और पैकेजेस को मैनेज करता है। इसी तरह की यार्न, YARN। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिपेंडेंसी मैनेजर्स हैं आपके पास जो डिफरेंट लाइब्रेरीज और पैकेजेस को मैनेज कर रहे होते हैं। हर किसी का अपना काम है, डन है। सो दैट यू कैन कंपाइल योर एप्लीकेशंस फ्रंट एंड एसेट्स। दीज आर फ्रंट एंड एसेट्स। बात समझ आती है? इसमें किसी का कोई सवाल? अच्छा सर, अब आगे बढ़ते हैं। इफ यू डोंट हैव पीएचपी एंड कंपोजर इंस्टॉल्ड और योर लोकल मशीन, द फॉलोइंग कमांड्स विल इंस्टॉल पीएचपी कंपोजर एंड लारावेल इंस्टॉलेशन ऑन मैकओएस, विंडोज एंड लिनक्स। यानी कि लारावेल सिर्फ किस पे चलाई जा सकती है? तीन ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चलाई जा सकती है, मैक पे, विंडोज पे और लिनक्स पे। इसके अलावा आप नहीं चला सकते। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, मैक ओएस के लिए भी दी हुई है, विंडोज के लिए भी दी हुई है, और लिनक्स के लिए, विंडोज के लिए। ऑल्दो मेरे पास पीएचपी इंस्टॉल्ड है, ये पीएचपी को इंस्टॉल करने के लेटेस्ट वाला है 8.4, नजर आ रहा है? पीएचपी लेटेस्ट वाली इंस्टॉल करने के लिए आपको एक कमांड दी गई, ऑल्दो है, लेकिन चला लेते हैं
ताकि हमारे पास कोई गलती ना आए। ठीक है, तो पावर शेल को आपने ओपन कर लेना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, और पावर शेल को ओपन करने के बाद आपने इसको यहाँ पर पेस्ट करके रन कर देना है, क्योंकि इसने कहा है कि कहाँ चलाना है। तो आप सीएमडी पे इसको नहीं चलाओगे, आप कहाँ चलाओगे, पावर शेल पे। ठीक है, तो हमने इस कमांड को रन किया, ये पीएचपी को आपकी इंस्टॉल कर देगा, अगर पहले से इंस्टॉल होगी तो अपडेट कर देगा नए वर्जन में। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, देखो इंस्टॉल हो गई, सक्सेस का मैसेज हमारे पास आ चुका है। सर हमने पहला काम कर लिया। आफ्टर रनिंग वन ऑफ द कमांड्स अबव यू शुड रीस्टार्ट योर टर्मिनल सेशन। वो कह रहा है जो आपने पावर शेल खोला था उसको बंद कर दो, दोबारा खोलना है आपने। ठीक है, टू अपडेट PHP Composer and Laravel installation after installing them via php.new, you can rerun the command in your terminal. If you already have PHP and Composer installed, you may install the Laravel installation. ठीक है, अब क्या कह रहा है, आपने PHP कर ली, अब आप Laravel का इंस्टॉलेशन जो इंस्टॉलर है वो ग्लोबली डाउनलोड कर सकते हो। और वो भी कैसे करेंगे, पावर शेल से कर रहे होंगे। कैसे कर रहे होंगे, पावर शेल, इसको CMD से भी कर सकते हो। ठीक है, इसको मैंने यहां से किया कॉपी, देखो क्या कमांड है, कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर करना है मुझे किसे, लारावेल के इंस्टॉलर को। तो क्या करेगा कंपोजर, आपके सिस्टम में लारावेल को ग्लोबली इंस्टॉल कर देगा, जिससे आप अपने पूरे सिस्टम में कहीं पर भी लारावेल का प्रोजेक्ट इजीली बना सकते हो, आपको लोकल तरीके की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये कमांड हमने की कॉपी, CMD ओपन किया और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं। क्या करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और ये कमांड मैंने यहां पर कर दी पेस्ट। ठीक है, ये पेस्ट करने के बाद आपके पास थोड़ा सा ही टाइम लेगा और आपका काम हो जाएगा। किसी का कोई सवाल? ठीक है, ये आपके पास इंस्टॉलर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, एक दफा चेक कर लेते हैं, CMD ओपन करते हैं, PHP का वर्जन चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, PHP-V 8.2.12 आ रहा है लेटेस्ट। ठीक है, और कंपोजर कैसे चेक करेंगे, यूजिंग कंपोजर लिख के। ठीक है, तो हमारे पास कंपोजर भी इंस्टॉल्ड है, लेटेस्ट वाला 2.8.11 हमने लास्ट क्लास में ही करा था। ठीक है, तो सर हमारे पास सारी चीजें रेडी हैं, अब लारावेल का ऐप बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे, क्रिएट एन एप्लीकेशन आफ्टर यू हैव इंस्टॉल्ड PHP कंपोजर लारावेल इंस्टॉलर, यू कैन रेडी टू क्रिएट अ न्यू लारावेल एप्लीकेशन। और वो क्या कह रहा है, कैसे बनाओगे, लारावेल न्यू और ऐप का नाम। यानी कि अगर आपने ग्लोबली सेट कर दिया है, लारावेल को इंस्टॉल कर दिया है उसका इंस्टॉलर, तो आप इतनी कमांड से लारावेल का ऐप बना सकते हो। और अगर आप इससे नहीं बनाना चाहते, आपके पास ग्लोबली नहीं है, तो कौन सी कमांड यूज करेंगे, कंपोजर क्रिएट हाइफन प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल और प्रोजेक्ट नेम। डन है, ये आपके पास लोकल तरीका हो गया। ग्लोबल करने के लिए इंस्टॉलर करने के बाद लारावेल लिखेंगे, न्यू लिखेंगे और ऐप का नाम, इतना लिखने से मेरा ऐप रन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा काम आसान रहेगा, अब हमें ये पूरी कमांड का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये करते हैं और देखते हैं क्या कहता है भाई सर। तो अच्छा, लारावेल का जो अपना बिल्ट इन सर्वर है वो उसके पैकेजेस के साथ आता है, तो आप इसका ऐप पूरी डायरेक्टरी में कहीं पर भी बना सकते हो, htdocs में जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप अपाची में अपाची को यूज करो। ठीक है, तो सी के अंदर हम लोग लारावेल लेक्चर्स के नाम से शायद हमने फोल्डर बनाया था, ये रहा। ठीक है, इसके अंदर हम एक ऐप बनाएंगे। अब CMD ओपन करेंगे एड्रेस बार में जाके, और यहाँ क्या लिखेंगे, लारावेल न्यू, और क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल ऐप लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एग्जाम्पल ऐप। ठीक है, एंटर करते हैं। अब आपके पास पूछ रहा है कि विच स्टार्टर किट वुड यू लाइक टू इंस्टॉल, ये नए तरीके में आता है ग्लोबली में। ठीक है, क्या मुझे लारावेल के साथ रिएक्ट यूज करनी है, नहीं करनी। क्या मुझे व्यू यूज करनी है, क्या मुझे लाइव वायर यूज करनी है, मुझे कोई फ्रंट एंड पैकेज इसमें यूज नहीं करना है, स्टार्टर किट। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, नन लिख दूंगा, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, नन के लिए क्या लिखना है, नन। एंटर किया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास थोड़ी सी इंस्टॉलेशन चलेगी यहाँ पर। अब तरीके दोनों सही है, लेकिन अब जो प्रेफर करता है लारावेल वो ग्लोबल तरीके को करता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ खास होगा उसमें नहीं होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, जब तक रिकॉर्डिंग रोक देते हैं। अच्छा, अब सर ये आपको ना जब आप ग्लोबल इंस्टॉलेशन करते हो तो ये रन टाइम पे आपसे पूछ लेता है कि आप डेटाबेस कौन सा यूज करोगे, विच डेटाबेस विल योर एप्लीकेशन यूज। बाय डिफॉल्ट होता है इसमें SQL लाइट, क्या होता है, SQL लाइट, लेकिन मैं SQL लाइट यूज
नहीं करूंगा, मुझे MySQL यूज करना है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप डेटाबेस बता रहे हो ना, तो ये आपकी एप्लीकेशन को आपके डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगर करेगा और उसमें एक बाय डिफॉल्ट डेटाबेस आपको बनाकर देगा। ठीक है, और उसका नाम वो एप्लीकेशन के नाम से ही इंसर्ट करेगा। तो इसके लिए आपको जैम्प ओपन करना है ताकि वो MySQL का एक्सेस ले सके। ठीक है, तो जैम में आपने दोनों सर्विसेज को स्टार्ट कर देना है ताकि आपकी MySQL की सर्विस स्टार्ट हो जाए, और जब आप यहाँ एंटर करो तो आपका एग्जाम्पल डेटाबेस बन जाए। ठीक है, तो आपने सर्विस स्टार्ट की और यहाँ पर आपने MySQL चूज कर लिया। क्या चूज कर लिया? MySQL सर हमने एंटर किया। अब कह रहा है डिफॉल्ट डेटाबेस अपडेटेड, वुड यू लाइक टू रन द डिफॉल्ट डेटाबेस माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या होती है? माइग्रेशन को उर्दू में क्या कहते हैं? हिजरत करना। ठीक है, अब लारावेल के साथ ना कुछ ऐसे बने बनाए पहले से प्री रिटर्न टेबल्स आते हैं डेटाबेस के अंदर, जो वो अपने मेमोरी कैशे के लिए और जो एरर हैंडलिंग है उन चीजों के लिए यूज कर रहा होता है। एक यूजर्स का टेबल भी आपको बना के देता है एग्जाम्पल के लिए, जिससे आप देख सको कि लारावेल में कैसे आप बनाओगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो मैंने बाय डिफॉल्ट डेटाबेस बनाया है उसे क्या मैं हिजरत करवा दूं आपके MySQL के अंदर, माइग्रेट करवा दूं? तो हमने बोलना है सर यस, माइग्रेट करवा दो। ठीक है, जैसे ही हमने किया, अब कह रहा है वुड यू लाइक टू रन npm install एंड npm run build। क्या हम इसका काम है? अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आप यस करो या नो करो, अभी तो हमने इसको यूज करना ही नहीं है, तो यस ही कर लेते हैं, ले लेते हैं, ताकि देख लेंगे कि नोड मॉड्यूल्स वगैरह का जो फोल्डर आता है उसके अंदर क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो यस कर देते हैं और इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। एनपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? नोड पैकेज मैनेजर। क्या फुल फॉर्म होती है? नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का डिपेंडेंसी मैनेजर है। जैसे कंपोजर है पीएचपी लारावेल का, इसी तरह जावास्क्रिप्ट का डिपेंडेंसी मैनेजर कौन है? एनपीएम। अगर किसी ने यार रिएक्ट वगैरह पढ़ी हो तो उसे पता होगा एनपीएम का यूज करते हैं रिएक्ट का प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए। तो सर आपके पास यहाँ पर आपका जो एग्जाम्पल डेटाबेस है वो बन चुका है। अच्छा, यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि अब आपको क्या करना है? सीडी करना है एग्जाम्पल ऐप को। किसे करना है? सीडी फॉर चेंज डायरेक्टरी। सीडी फॉर चेंज डायरेक्टरी, क्योंकि मैं अभी लारावेल लेक्चर्स के अंदर हूं और मुझे रन करना है अपना एग्जाम्पल ऐप, तो पहले मुझे उसके फोल्डर के अंदर आना पड़ेगा, ऐप के अंदर। तो मैं यहाँ लिखूंगा सीडी चेंज करो डायरेक्टरी, और किस में चले जाओ? एग्जाम्पल ऐप में चले जाओ। चेंज हो गई आपकी रूट। ठीक है, और इसे VS कोड में खोलने के लिए क्या करेंगे? कोड स्पेस डॉट। ठीक है, ये लिनक्स कमांड्स हैं, आपको आने चाहिए। अच्छा, ये करने के बाद इसके नीचे ही क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट रन करने के लिए क्या चलाओ? कंपोजर रन डेव चलाओ सर, लेकिन हमने तो देखा था PHP आर्टिसन सब चलाते हैं। ठीक है, अगर आप ग्लोबली इंस्टॉल करते हो यूजिंग एनपीएम, यूजिंग एनपीएम के साथ, तो आपको इंस्टॉल करने की 3 कमांड्स मिलती है, किसी से भी चलाओगे आपका काम चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन जो हम टिपिकली यूज कर रहे होते हैं वो आपके पास PHP आर्टिसन सर्व ही होती है, जो लारावेल का अपना डेवलपमेंट सर्वर चलाता है। ठीक है, तो इसमें 3 चीजें, या तो आप कंपोजर रन डेव से चला सकते हो। किससे? कंपोजर रन डेव से। देखो, इसको मैं ऑन करूंगा तो आपके पास वीट वाला पैकेज खुलेगा रन टाइम पर। यहाँ देखो आपके पास चल गया ये। ठीक है, क्या कह रहा है, कहाँ पर चल रहा है? लोकल होस्ट 5173 पर। इसको मैंने रन किया तो आपके ब्राउजर में ये ऐप आपकी रन हो गई। अब ये इंटरफेस आपको कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है। ठीक है, अगर इसी को मैं लारावेल के अपने डेवलपमेंट सर्वर से चलाऊं, मैं एनपीएम यानी नोड से रन ना करूं, अब यहाँ पर सर्वर यूज हो रहा था नोड का। किसका सर्वर यूज हो रहा था? नोड का। अब मैं चाह रहा हूँ लारावेल का अपना हो, तो उसके लिए कौन सी चलाऊंगा? PHP आर्टिसन सर्व। ठीक है, तो इससे आपका लारावेल का अपना जो डेवलपमेंट सर्वर है वो ऑन हो जाएगा और आपकी लारावेल की एप्लीकेशन चल जाएगी। ठीक है, तो अभी नोट की जरूरत नहीं है, तो हम कंपोजर रन डेव नहीं करेंगे, हम किससे चलाएंगे? PHP आर्टिसन सर्व से चला रहे होंगे। तो आपका जो लारावेल का बेसिक ऐप है वो आपके सामने बन के आ चुका है। लारावेल की ऐप रन करने के कितने तरीके हैं? 3। कितने? 3। कंपोजर रन डेव, ये स्क्रिप्ट के थ्रू चल रहा होता है। एनपीएम रन डेव से भी चला सकते हो, और PHP आर्टिसन यानी कि PHP के अपने CLI से भी आप रन कर सकते हो। तीनों से आप ये ऐप रन कर सकते हो, है ना? इसमें किसी का कोई सवाल? पक्का? अच्छा, अब सर हमारे पास हमारा जो लारावेल का ऐप है वो रन हो चुका है हमारे सामने, और कुछ इतनी सारी फाइलें हमारे सामने आ चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फोल्डर जो हमने पिछली दफा नहीं देखा था वो नोड मॉड्यूल्स का आ रहा है। ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि लारावेल आपको एक फोल्डर स्ट्रक्चर, एक पैटर्न देता है जिसके थ्रू आपने फ्लो में काम करना होता है।
ठीक है। तो इतने सारे फोल्डर्स हैं, एक एक करके समझते हैं कि कौन से अभी हमारे काम के हैं, कौन से अभी फिलहाल काम के नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई काम का नहीं है। ठीक है। सबसे पहले आपके पास आता है ऐप का फोल्डर। किसका? ऐप का। अब ऐप में आपको तीन फोल्डर्स मिल रहे होते हैं। कितने फोल्डर्स? तीन फोल्डर। सबसे पहले आपको HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का फोल्डर मिल रहा होता है, जिसमें आपको एक फाइल, सॉरी एक फोल्डर मिल रहा होता है कंट्रोलर्स का। किसका? ये आपके पास कॉम्पैक्ट व्यू के अंदर आ रहा है, इसको हटा देता हूं मैं, कॉम्पैक्ट फोल्डर्स। ठीक है, तो आपके सामने देखो फोल्डर आ गया कंट्रोलर्स का। पहले वो आगे स्लैश करके आ रहा था। HTTP के अंदर फोल्डर है कंट्रोलर्स का, यानी कि अगर मुझे कंट्रोलर्स यानी मेरी एप्लीकेशन की बिजनेस लॉजिक लिखनी है तो मैं ऐप के अंदर आऊंगा, HTTP में आऊंगा और कहाँ जाऊंगा? कंट्रोलर्स में। ठीक है। अगर मैं स्टूडेंट का क्रेड बना रहा हूं तो स्टूडेंट का क्रेड बनाते हुए जो लॉजिक्स वगैरह है उसके अंदर वो सारी मैं स्टूडेंट कंट्रोलर में लिख रहा हूँ। मैं अपने भी कंट्रोलर्स क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक एग्जाम्पल कंट्रोलर क्लास मिलती है, जो कि आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। कौन सी क्लास है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? टेम्पलेट अगर आपको किसी क्लास का क्रिएट करना हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। ठीक है, पढ़ा चुका हूं अगर आपने पढ़ी है। चलो रिवीजन कर लेंगे इसको। ठीक है। तो आपके पास एक कंट्रोलर की बाय डिफॉल्ट एग्जांपल आ रही होती है। अच्छा सर, अगर मुझे अपना कंट्रोलर बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा? नहीं नहीं, राउट्स की बात नहीं हो रही, राउट्स की बात नहीं हो रही। देखो, आप ना PHP आर्टिसन यानी जो CLI है PHP का, उसकी मदद से पूरे फोल्डर में कोई भी फोल्डर्स और फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अब मैंने आपको बताया मॉडल व्यू कंट्रोलर। अभी इसकी बात करते हैं। जब भी आपको मॉडल व्यू या कंट्रोलर बनाना हो यूजिंग CLI मॉडल बनाना होगा तो आप लिखोगे PHP आर्टिसन मेक कॉलन मॉडल और मॉडल का नाम। और क्या लिखोगे? मॉडल का नाम। ये आपके पास मॉडल बनाने की कमांड है। किसकी कमांड है? यही सिमिलर कमांड आप यूज कर रहे होगे कंट्रोलर बनाने के लिए। किसके लिए? अगर मुझे सर कंट्रोलर बनाना है तो मैं लिखूंगा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। क्या लिखूंगा? मेक। भाई एक कंट्रोलर बनाओ और उस कंट्रोलर का नाम आप जो भी रखना चाहो आप आगे रख सकते हो। आपका ऑटोमेटिकली उसी कंट्रोलर फोल्डर के अंदर कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। व्यू बनाना है, व्यू बनाने के लिए भी सेम है। ठीक है। व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे? PHP आर्टिसन मेक व्यू और व्यू का नाम आ जाएगा सर। ठीक है। तो इन कमांड्स को आपने याद कर लेना है ताकि आप व्यूज वगैरह मॉडल्स वगैरह आसानी से क्रिएट कर सको। ठीक है। तो ये तीनों कमांड्स हैं, आपने याद कर लेनी है। अच्छा सर, क्या लिख के देखिए? PHP आर्टिसन मेक कॉलन, सॉरी कंट्रोलर बना रहे हैं ना, कंट्रोलर। और अच्छा, यहाँ पर एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, जैसे आप एड टू कार्ट कर रहे हो तो एड टू कार्ट का भी कंट्रोलर होगा जो उसकी लॉजिक को कंट्रोल कर रहा होगा। स्टूडेंट का क्रेड बना रहे हो तो स्टूडेंट का कंट्रोलर अलग होगा, यूजर का कंट्रोलर अलग होगा, रजिस्टर का कंट्रोलर अलग होगा। तो यहाँ पर आपने कंट्रोलर का नेम डिफाइन करते हुए एक चीज करनी है कि जब भी आप कंट्रोलर का नेम डिफाइन करेंगे तो आप क्या करेंगे? स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, कंट्रोलर का नाम, और यहां पर आप ये करेंगे कि कंट्रोलर आगे आप पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? कंट्रोलर का नाम पुट करेंगे। इससे आपको नेम कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखो, स्टूडेंट का कंट्रोलर भी बनेगा, स्टूडेंट का मॉडल भी बनेगा और स्टूडेंट का व्यू भी बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपके पास स्टूडेंट का व्यू किस नाम से बनाओगे? स्टूडेंट के नाम से। कंट्रोलर भी अगर स्टूडेंट के नाम से बनाओगे तो नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। मॉडल भी अगर स्टूडेंट का नाम से बना दोगे तो नेम कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो यहां पर आपने कंट्रोलर का जो कीवर्ड है वो लाजमी ऐड करना है ताकि आपके लिए आसानी हो, आपको पता रहे कि ये कंट्रोलर है स्टूडेंट का। ठीक है। तो यहां पर आपने इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो कंट्रोलर फोल्डर के अंदर एक क्लास बन PHP की फाइल बन के आ चुकी है और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपके पास एक कंट्रोलर बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो एक क्लास बनी है जिसका नाम क्या है? स्टूडेंट कंट्रोलर। और वो इनहेरिट हो रही है किसके साथ? कंट्रोलर क्लास के साथ। यानी कि अगर मैं कंट्रोलर डॉट PHP में जो कुछ भी लिखता हूं उन सबका एक्सेस मुझे इसके अंदर मिलेगा, मैं यूज कर सकता हूं वो सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज इसके अंदर। ठीक है। तो ये एक तरह का टेम्पलेट एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसलिए बना के दी जाती है, डन है? ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आनी हो रही होती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, कंट्रोलर्स को क्लोज करते हैं, HTTP को क्लोज करते हैं। अ- अच्छा, तो एक बार और रिपीट कर देता हूं। अगर आपको आर्टिसन CLI के थ्रू कंट्रोलर बनाना हो तो आप लिखेंगे PHP भैया आर्टिसन को बुलाओ और बनाओ, मेक करो एक कंट्रोलर, और फिर आप लिख दोगे कंट्रोलर का नाम तो आपका कंट्रोलर बन के आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह से मॉडल भी बनता है और
व्यू भी बनता है। डन है, ठीक है। अच्छा, एचटीटीपी को बंद करते हैं। आगे आपके पास फोल्डर है मॉडल्स का, यानी कि आपको जो कंट्रोलर्स और मॉडल्स मिलेंगे वो किस फोल्डर में मिल रहे होंगे? ऐप के फोल्डर के अंदर मिल रहे होंगे। किस में मिल रहे हैं? ऐप के। थोड़ा जूम कर देता हूं। आपको ऐप के अंदर एचटीटीपी मिल रहा है, उसके अंदर कंट्रोलर्स हैं, और ऐप के अंदर आपको मॉडल्स का फोल्डर डायरेक्ट मिल रहा है। अब यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट आपको एग्जांपल मॉडल बना के दिया गया है, जो कि यूजर का है। किसका है? यूजर का मॉडल है। अच्छा, यहाँ पर अगर थोड़ा सा गौर करें, समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपको समझ आए। यहाँ पर एक क्लास है यूजर। किस नाम से बनी हुई है क्लास? यूजर के नाम से बनी हुई है, जो एक्सटेंड करती है क्लास जिसका नाम क्या है? ऑथेंटिकेबल। और ये क्लास आ रही है आपके पास कहां से? एल्यूमिनेट फाउंडेशन ऑथ के फोल्डर में से, यूजर में से। अगर मैं इस क्लास के अंदर जाऊं तो इसमें मुझे क्या मिल रहा है, देखते हैं। ये लोड कर रहा है, तब तक लोड कर रहा है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये यूजर का बाय डिफॉल्ट मॉडल आपको बना बनाया मिल रहा होता है। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने नहीं देखी, कि जब हम लोग ऐप बना रहे थे हमने बाय डिफॉल्ट माइग्रेशन चलाई थी। यानी कि माइग्रेशन चलाई तो डेटाबेस में डेटाबेस बना होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं पीएचपी में एडमिन में क्या हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है सर? हाँ, पूछो। क्या हो गया? चल गया। अच्छा, यहां पर चेक करते हैं क्या एग्जाम्पल ऐप, देखो एग्जाम्पल ऐप के नाम से डेटाबेस बन गया। जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम था उसी के नाम से एक डेटाबेस यहाँ पर बन चुका ऑटोमेटिकली। और उसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं। कैशे का टेबल है, कैशे लॉक का, फील्ड जॉब्स का, जॉब्स जॉब बैजेस, माइग्रेशन का टेबल है, पासवर्ड रीसेट टोकन, सेशंस का टेबल है, और यूजर्स का। अच्छा, यूजर्स का टेबल देखो, क्योंकि यूजर का मॉडल बना हुआ था। किसका मॉडल बना हुआ था? यूजर का मॉडल बना हुआ था, तो यूजर का यहाँ पर डेटाबेस में टेबल भी क्रिएट हो चुका है। अच्छा, अब हम लोगों ने डेटाबेस में आके ये चीज नहीं बनाई, तो क्या ये लारावेल के थ्रू इसको पता चला कि इसमें कौन कौन से कॉलम्स रखने? तो इसके लिए हम क्या देंगे, इसके लिए अगर आप जाओ डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस में, कहा जाओगे? डेटाबेस के अंदर आप अगर माइग्रेशन में जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको तीन माइग्रेशन फाइल्स दिख रही हैं। यूजर टेबल की, कैशे टेबल की, और जॉब्स टेबल की। अगर आप यूजर टेबल की माइग्रेशन खोलो, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हर चीज डिफाइन है। आईडी, नेम, ईमेल, ईमेल वेरीफाइड, पासवर्ड, रिमेंबर टोकन, और टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प कहते हैं क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड को। किसे कहते हैं? कि यूजर कब बना और कब अपडेट किया गया, ये टाइम स्टैम्प्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी माइग्रेशन में डिफाइन थी, जब भी लारावेल ने इधर बनाई है। अब यहां पर एक चीज और आती है, कि जब हम पीएचपी में काम करते थे, पहले हम डेटाबेस बनाते थे, फिर हम पीएचपी का काम करते थे। लेकिन लारावेल में आप सारा काम, डेटाबेस भी यहीं बना रहे होगे, यहीं से आप डेटाबेस को शिफ्ट कर रहे होगे माइस्क्यूएल के अंदर, ऑटोमेटिकली टेबल्स वहां पर क्रिएट हो जाएंगे, और आप सारी लॉजिक भी इसी में लिख रहे होगे। आपको माइस्क्यूएल खोल के देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मोस्ट केसेस में। ठीक है, तो डेटाबेस में हम कहाँ डिफाइन कर रहे होंगे? माइग्रेशंस में। किस में डिफाइन करते हैं हम? माइग्रेशंस में। आस्ता आस्ता आएंगे इसके ऊपर, अभी सिर्फ फोल्डर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, पहले राउट्स वगैरह पढ़ेंगे अच्छे से। अच्छा, ऐप के अंदर फिर आता है तीसरा फोल्डर आपके पास, प्रोवाइडर्स का। किसका? प्रोवाइडर्स का। इसके अंदर एक फाइल है ऐप सर्विस प्रोवाइडर। अब ये सर्विस प्रोवाइडर क्या है? अगर आप स्ट्राइप देखा है किसी ने? पेपाल देखा है? पेपाल की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्राइप, जो कि पेमेंट मेथड्स के लिए लोगों को सर्विस देती है, कि लोग जो है ना अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे पेमेंट मेथड लगाकर अपने पैसे ले सकते हैं उनसे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं पेमेंट मेथड अपना खुद बनाऊंगा तो मुझे कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो मैं पेपाल इंटीग्रेट कर देता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर, मैं जैस कैश को इंटीग्रेट कर देता हूँ, मैं एटीएम कार्ड्स को इंटीग्रेट कर देता हूँ, जिससे मैं आसानी से ऑनलाइन कैश यूजर से ले सकता हूँ। इसी तरह स्ट्राइप है, स्ट्राइप भी ये काम करती है। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं ईमेल सर्विस यूज कर रहा हूँ, क्या फॉर एग्जांपल मेरा यूजर रजिस्टर करे तो उसे ईमेल चली जाए, तो एक थर्ड पार्टी सर्विस मैं यूज कर रहा हूँ इसके अंदर। तो जितनी भी एक्सटर्नल सर्विसेज मैं यूज कर रहा होता है ना, तो वो मैं एज सर्विस प्रोवाइडर में डिफाइन करता हूँ। किसमें डिफाइन करता हूँ? उन्हें कॉन्फ़िगर करता हूँ उसके अंदर। अदरवाइज मैं सर्विसेज को यूज नहीं कर सकता। बात समझ आ गई? ठीक है, तो इसकी अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐप हो गया सर। अब बोलते हैं बूटस्ट्रैप का फोल्डर। अब बूटस्ट्रैप क्या, ये बूटस्ट्रैप सीएसएस वाली बूटस्ट्रैप है? नहीं, ये बूटस्ट्रैप सीएसएस वाली बूटस्ट्रैप नहीं। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप आपके पास ऐसा फोल्डर है जो आपके पूरे प्रोजेक्ट के कैशे को मैनेज करता है। अब कैशे एक ऐसी मेमोरी होती है जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है। जब आपका सीपीयू या आपकी रैम एक्टिव होती है, तो सबसे पहले वो कैशे मेमोरी लोड करती है। किसे लोड करती है?
कैशे मेमोरी, बाकी मेमोरी का डेटा बाद में लोड होता है, सबसे पहले कैशे मेमोरी का डेटा लोड हो रहा होता है, इसलिए इसको कहते हैं फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। क्या कहते हैं इसे? अगर आप डेफिनेशन वगैरह गूगल करोगे तो आपको ये डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कोई मेरा व्यू, जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा होम व्यू जो है ना मेरे प्रोजेक्ट में सबसे पहले लोड हो, हर चीज में उसको प्रायोरिटाइज किया जाए ऐप के अंदर, तो मैं उस जो मेरा होम पेज है उसे कैशे मेमोरी में फीड कर सकता हूँ लारावेल के, ठीक है। ये सिखाऊंगा जब हम राउट्स पढ़ रहे होंगे ना, जब भी व्यूज के साथ मैं आपको ही बता दूंगा कैसे आप किसी व्यू को कैशे में ऐड कर सकते हो, जिससे उसका लोड टाइम कम हो जाएगा। और अगर कोई व्यू कैशे के अंदर नहीं है तो उसका लोड टाइम ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। तो कैशे मेमोरी में अपने व्यूज को रखने से, अपने काम को रखने से आपका जो व्यू है, जो आपका फ्रंट एंड है, वो जल्दी लोड होता है। बात समझ आ रही है? नहीं समझ आई? क्या नहीं समझ आया? देखो, जब हम कोई वेबसाइट लोड करते हैं तो तुमने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट जो वो लोड होने में टाइम लेती हैं। कुछ वेबसाइट्स होती हैं ऐसे लोड हो जाती हैं चाहे इंटरनेट स्लो चल रहा हो, ठीक है। तो वो वेबसाइट्स क्या करती हैं, अपने जो फाइल्स और व्यूज होते हैं, व्यूज का मतलब है एचटीएमएल की फाइल समझ लो, एचटीएमएल की जो उनकी फाइल होती है, सीएसएस की फाइल होती है, उसे वो प्रायोरिटाइज कर देते हैं मेमोरी के कैशे मेमोरी में। जो आपकी रैम होती है ना, उसके अंदर एक मेमोरी टाइप होती है, इसे कहते हैं कैशे मेमोरी। जो आपका सिस्टम ओपन होता है ना, या आपका ब्राउजर लोड होता है किसी भी वेबसाइट पे, तो वो कैशे मेमोरी को सबसे पहले लोड करता है, बाकी का डेटा जो अदर मेमोरी में रखा होता है वो बाद में लोड होता है। इसी वजह से जो आपके व्यूज है वो जल्दी फास्ट लोड हो तो हम उन्हें कैशे मेमोरी के अंदर पुट कर देते हैं, इससे हमारे व्यूज जल्दी लोड होते हैं। बात समझ आई? ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैशे का फोल्डर है, इसको हमें खोल के कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम पीएचपी आर्टिसन के थ्रू ही अपना कैशे मैनेज कर रहे होते हैं। हम क्लियर भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पैकेजेस और सर्विसेज में कॉन्फ़िगरेशन हुई होती है। अब देखो कुछ इन्होंने पहले से कैशे में डाल के रखी हुई है, जैसे एक ऑथ का फोल्डर है, उसके अंदर एक ऑथ सर्विस प्रोवाइडर की क्लास है, ब्रॉडकास्ट सर्विस प्रोवाइडर, ये सारे पहले से कैशे मेमोरी में, यानी कि जब ऐप रन होगी तो सबसे पहले ये सारी फाइल्स पहले लोड होंगे, बाद में बाकी सारी फाइल्स लोड होंगी, जिससे ये फास्ट रीलोड होंगी। बात समझ आ रही है? तो ये कहलाती है कैशे मेमोरी आपकी, है ना? उसके बाद ऐप डॉट पीएचपी है, इसमें आपकी राउटिंग और मिडलवेयर वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन हो रही होती है, इसमें आप प्रोवाइडर्स की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास कॉन्फ़िग का फोल्डर, इसके अंदर आपके पास जितनी भी सर्विसेज हैं उनको कॉन्फ़िगर कर रहे होते हो, और जो मैंने आपको प्रोवाइडर्स बताया इसके अंदर आप सर्विस को कॉन्फ़िगर करते हो। जो मल्टीपल सर्विस है, जैसे ऐप की सर्विस यूज कर रहे हो किसी की, तो ऐप की सर्विस यहाँ पर करोगे। ऑथेंटिकेशन सर्विस जैसे जेट स्ट्रीम वगैरह यूज करेंगे तो हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे। कैसे पीएचपी कैसे को यहाँ मैनेज कर सकते हो, डेटाबेस को, इसको वैसे हमें छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, हम ऑटोमेटिकली सारा काम सीएलआई से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इतना इसमें डीप घुसने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर जो हमारा नेसेसरी काम चल रहा होता है वो चल रहा होता है डेटाबेस से, ऐप से, रिसोर्सेज से और राउट से। ये चार मेन फोल्डर होते हैं जिसमें हम ज्यादातर काम कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास डेटाबेस का फोल्डर, डेटाबेस में आपके पास एक फोल्डर है फैक्ट्रीज का, ये लारावेल 12 के अंदर आया, इससे पहले नहीं था, यूजर फैक्ट्री डॉट पीएचपी। इसके अंदर आप अपने डेटाबेस का कैशे वगैरह और जो आप चाहते हो कि आपके डेटाबेस के अंदर बाय डिफॉल्ट डेटाबेस टेबल्स क्रिएट होके आए पहले से, वो सारे आप किस में डिफाइन करते हो? फैक्ट्री में, जिसकी नेसेसरीली हमें जरूरत नहीं पड़ रही होती क्योंकि हम अपना डिफाइन कर रहे होते हैं पूरा, ठीक है। उसके बाद आती है आपके पास माइग्रेशंस। माइग्रेशंस क्या होती है? आपने एक मॉडल बनाया, स्टूडेंट का मॉडल बनाया, अब उसके अंदर आप उसके कॉलम्स डिफाइन करोगे, लेकिन करोगे किसमें? लारावेल में ही कर रहे होगे। किसमें कर रहे होगे? लारावेल में। माइग्रेशन के अंदर आपने आईडी बनाई, बच्चे की नेम होगा, ईमेल होगी, उसकी एज होगा, उसके मार्क्स होंगे, उसके ऑब्टेन मार्क्स होंगे, ये सारी चीजें आपने डिफाइन कर दी। अब ये सारी चीजें एज अ टेबल माइस्क्यूएल में क्रिएट हो जाए तो उसके लिए हम लगाते हैं माइग्रेशन। क्या लगाते हैं? और तब ये फाइल क्रिएट होती है। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, आगे चल के जब डेटाबेस में करेंगे। सीडर्स, सीडर्स होते हैं अगर आपको बाय डिफॉल्ट अपने डेटाबेस में कोई डेटा, फेक डेटा पुट करना हो, आप चाहते हो भाई यूजर के अंदर कोई फेक डेटा पुट हो जाए बाय डिफॉल्ट, तो आप सीडर्स की मदद से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, गिट इग्नोर तो पता होगा सबको। गिट इग्नोर क्या होता है? ये नहीं बोलना गिट इग्नोर नहीं आता, फर्स्ट सेमेस्टर के काम है ये। गिट पढ़ी है? गिटअप पढ़ा है? क्या करते हैं वहां पर? अपना कोड शेयर करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा ही है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन के अंदर आप चाहते हो कि जब आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो और प्रोजेक्ट बनाते हुए गिटअप पर क्या क्या फाइल्स नहीं जाएंगी वो हम गिट इग्नोर में रखते हैं। जैसे अगर मैं गिट इग्नोर में रख दूं नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स,
तो आपके पास जब गिट पर आप गिटअप पर डेटा भेज रहे होगे, अपना प्रोजेक्ट भेज रहे होगे, तो आपके नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर गिटअप पे नहीं जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं गिट इग्नोर। वो चीजें जो गिट गिटअप पर डालते हुए इग्नोर करेगा, उसे क्या कहते हैं? गिट इग्नोर। ठीक है, ये आपको इसी के अंदर मिल रही है और बाहर भी मिल रही है। बेसिकली ये डेटाबेस की गिट इग्नोर है, और आपकी पूरी ऐप की जो गिट इग्नोर है वो ये रखी हुई। अब देखो इन्होंने क्या क्या इग्नोर किया हुआ है। डॉट env की फाइल नहीं जाएगी, डॉट env डॉट बैकअप की फाइल नहीं जाएगी, डॉट फ्लीट की फाइल नहीं जाएगी, डॉट वीएस कोड की फाइल नहीं जाएगी। इसमें नोड मॉड्यूल्स इन्होंने डिफाइन नहीं किए। वेंडर का फोल्डर नहीं जाएगा, ये रहा वेंडर का फोल्डर। बात समझ आ रही? ये वो फाइल्स हैं जो गिटअप पर नहीं जाएंगी। अगर आपको भेजनी है तो आप इसमें से उसका नाम हटा दोगे तो वो चली जाएगी। बात समझ आ रही? तो इसमें लिख दोगे। ठीक है। अच्छा, गिट डेटाबेस के फोल्डर के बाद आपके पास नोड मॉड्यूल्स आते हैं। नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट के फ्रंट एंड लाइब्रेरीज पैकेजेस होते हैं, जो एनपीएम को भी मैनेज कर रहे होते हैं, उनके सारे पैकेजेस आपको इस फोल्डर में मिलते हैं। तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं, डाउनलोड होते हैं और आपके ऐप में रहते हैं, ताकि आपकी ऐप में वो प्रोवाइड किए जा सके। ठीक है। उसके बाद आता है सर आपके पास पब्लिक का फोल्डर। पब्लिक के फोल्डर में आप वो चीजें रखते हो जो स्टैटिक फाइल्स होती है, जो आप चाहते हो पब्लिकली अवेलेबल हो। ज्यादातर हम इसके अंदर इमेजेस रख रहे होते हैं अपनी, अपनी जो है वो इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल इसके अंदर होती है। अच्छा, ये वो फाइल है जो एक्चुअली में आपके ऐप में रन हो रही होती है। ये वो एंट्री पॉइंट है। ये क्या है? एंट्री पॉइंट है। ये वो फाइल है जो सर्व हो रही है आपके उस पे। ठीक है, जितने भी व्यूज होते हैं वो इसमें आके रेंडर हो रहे होते हैं। किसमें आके रेंडर हो रहे होते हैं? इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर। ठीक है। यहाँ पर आपके पास फेव आइकन रखा हुआ है। फेव आइकन क्या होता है? फेव आइकन क्या होता है? ये होता है फेव आइकन जो आपको ऊपर नजर आ रहा है। ये जो आपके पास दुनिया का आइकन आ रहा है इस वेबसाइट में, देखो इसका आइकन, इसका आइकन, इसका आइकन नजर आ रहा है टैब्स में, इसे कहते हैं फेव आइकन। ठीक है। नहीं, इसको फेव आइकन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है रिसोर्सेज का फोल्डर। ये इंपॉर्टेंट फोल्डर है। अगर आपको जितनी भी अपनी सीएसएस की फाइल्स बनानी है आप इसमें बनाओगे रिसोर्सेज के अंदर आके। जितनी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स बनानी है आप इसमें बनाओगे। जितने व्यूज आपको बनाने हैं, व्यूज यानी जो यूजर को क्लाइंट साइड नजर आएगा, जितनी एचटीएमएल उसको नजर आएगी, वो हम किस में रखते हैं? व्यूज में। किसमें रखते हैं? व्यूज में। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो एक बाय डिफॉल्ट व्यू बना हुआ है जिसका नाम है वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। अब सर हमने वेलकम डॉट पीएचपी की फाइल बनाई थी, अभी ब्लेड क्या है? ब्लेड आपके पास लारावेल का बहुत पावरफुल एक टेम्पलेट इंजन है, जो आपको अलाउ करता है कि आप एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट को मर्ज करके लिख सकते हो। ठीक है। और ये इन दी एंड पूरे कोड को, ब्लेड इंजन पूरे कोड को जब ऐप पे रन होता है तो इसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर आप PHP भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप लारावेल के जो ब्लेड डायरेक्टिव्स है वही भी लिख सकते हो, आप HTML भी लिख सकते हो, आप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। ये एक ऐसा इंजन है। ऑल जब आप PHP देखोगे तो आपको हमेशा HTML के अंदर PHP लिखने के लिए आपको PHP का टैग लगाना पड़ता था बार बार। याद है? ठीक है। तो आपके पास एक ब्लेड इंजन है लारावेल का, जिसको आप यूज करके एक आसानी से काम कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर स्टाइल का टैग जो है ना HTML का पार्ट है, लेकिन इससे ऊपर एल्स लगा हुआ है। क्या इसने कोई PHP का टैग लगाया? इसने डायरेक्टली ब्लेड डायरेक्टिव्स का यूज किया। ब्लेड डायरेक्टिव्स ये @ का साइन को क्या कहते हैं? ब्लेड डायरेक्टिव्स। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जब व्यूज हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो जब भी आप व्यू बनाओगे तो उसके साथ आप लाजमी डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी की एक्सटेंशन लगाओगे, है ना? अच्छा, क्या मैं व्यू अपनी मर्जी से बना सकता हूँ? कैसे बनाएंगे? PHP आर्टिसन मेक कॉलन व्यू और व्यू का नाम। ठीक है, व्यू का नाम मैंने रख दिया अबाउट। क्या रख दिया? अब आपको ना आर्टिसन में बनाते हुए डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली लगा देगा। बस आप व्यू का नाम दे दो, देखो लग के आ गई। अबाउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी बन गई। ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंट पेजेस के व्यूज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट है और सबसे बेसिक चीज है, वो है राउट्स। राउट्स कहते हैं रास्ते को। ठीक है। हमारी वेब एप्लीकेशन पे हमारे सामने क्या रेंडर होगा वो डिफाइन करता है हमारा यूआरएल, और यूआरएल के अंदर भी डिफाइन करता है राउट। के स्लैश अबाउट होगा तो अबाउट अस का पेज रेंडर होगा, तो स्लैश कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल होगी तो कॉन्टेक्ट की फाइल रेंडर होगी, स्लैश रजिस्टर होगा तो रजिस्टर का व्यू रेंडर होगा। ये कौन डिसाइड करता है? राउट यानी कि यूआरएल।
कौन डिफाइन करता है? यूआरएल। तो हम जितना भी राउट्स डिफाइन कर रहे होंगे कि मेरी जब लारावेल की एप्लीकेशन बनेगी उस पे मेरे यूआरएल में कौन सा राउट होगा और उस कौन से राउट के ऊपर कौन सा व्यू रेंडर होगा या कौन सी लॉजिक चलेगी, वो मैं किस में डिफाइन करता हूँ? राउट्स में। और राउट्स में भी आपके पास दो आपके पास फाइल्स यहाँ पर आ रही हैं। पहले एपीआई डॉट पीएचपी भी आती थी जिसमें हम एपीआई राउट्स डिफाइन करते थे, खैर वो भी देख लेंगे इसमें। अच्छा, यहाँ पर दो फाइल्स आ रही हैं, एक आ रही है वेब डॉट पीएचपी और एक आ रही है कंसोल डॉट पीएचपी। अब आपके पास जो वेब डॉट पीएचपी है इसके अंदर आप अपनी वेब एप्लीकेशन यानी जो लारावेल की आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो इसके राउट डिफाइन करोगे कि कौन सा यूआरएल में राउट होगा और उसके बिहाफ पे क्या काम होगा, ये किस में डिफाइन करेंगे? वेब डॉट पीएचपी में डिफाइन करेंगे। अच्छा, कंसोल डॉट पीएचपी है ना, ये यूज होता है जब आप कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस बनाओगे लारावेल के थ्रू। क्या बनाओगे? कंसोल बेस्ड। कंसोल बेस्ड आपने देखा होगा कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है जो सीएमडी की तरह चल रही होती है, ब्लैक एंड व्हाइट, वो कहलाती है कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। तो उनके राउट्स के लिए लारावेल में कंसोल डॉट पीएचपी दी गई है, तो इससे हमारा ताल्लुक किससे? वेब डॉट पीएचपी से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पर देखो आपके पास एक क्लास है राउट के नाम से, जो क्या आ रही है? एलिमिनेट सपोर्ट फैकेट्स राउट में से। ठीक है, ये पहले से लारावेल ने हमें बनाकर दी है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम क्या है? गेट। अब हम लोगों ने रिक्वेस्ट पढ़ी थी पीएचपी के अंदर, चार टाइप की एचटीटीपी बेसिक रिक्वेस्ट होती है। गेट, पोस्ट, पुट। गेट, पोस्ट, पुट, रिक्वेस्ट। कौन आखिरी कौन सी होती है? गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। कितनी टाइप की रिक्वेस्ट होती हैं? गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। ये नहीं पता तुम लोगों को? नहीं पता? इधर मेरी बात सुनना गौर से। आपके पास एक वेब एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल में दो चीजें मेन होती हैं, एक क्लाइंट साइड होती है, सीएस लिख रहा हूं उसको शॉर्ट फॉर्म में, और एक होती है सर्वर साइड। क्या होती है? सर्वर साइड। सर्वर कहते हैं वो कंप्यूटर जहां पर जिस कंपनी की वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो या जो पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन कर रहे हो उसकी जितनी फाइल्स, फोल्डर, उसका डेटाबेस, उसकी लॉजिक, उसका बैकएंड जिस कंप्यूटर में रखा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। और वो अलाउ करते हैं ग्लोब पे कि दुनिया उनका जो कोड है वो एक्सेस करके देख सके। लाइकवाइज क्लाइंट साइड यानी मेरा ब्राउजर, क्लाइंट साइड यानी एक नॉर्मल यूजर का ब्राउजर। एक नॉर्मल यूजर का ब्राउजर आता है एप्पल डॉट कॉम की वेबसाइट पे। ठीक है, वो यूआरएल में आके लिखता है एप्पल डॉट कॉम। जैसे ही वो ब्राउजर पे एंटर करता है तो आपके सामने तो एप्पल डॉट कॉम की वेबसाइट पेश हो जाती है, लेकिन आपको नहीं पता ही कैसे होता है। ठीक है। अब क्या जो एप्पल की वेबसाइट है उसका फ्रंट एंड एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट पे बेस नहीं कर रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ब्राउजर तो फ्रंट एंड पे क्या समझता है? एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट रेंडर करता है, फ्रंट एंड पे तो यही है। ठीक है। अब क्या एप्पल डॉट कॉम की जो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट थी वो तुम्हारे ब्राउजर के पास थी? क्या वो तुम्हारे सिस्टम में रखी हुई थी? तो वो सर लोड कैसे हो गई मेरे सामने? वो कहाँ से आई? और मैं इंस्पेक्ट करता हूं तो उसका कोड भी मुझे नजर आ रहा होता है, तो वो कैसे आया? जब आप क्लाइंट साइड से किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई भी यूआरएल सर्च करते हो या आप इंटरनेट के थ्रू सर्फिंग करते हो, किसी लिंक पर क्लिक करते हो, तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट के एक सर्वर पर एक हिट करते हो और उस हिट को हम कहते हैं रिक्वेस्ट। क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ओएस से मुझे मोबाइल चाहिए, तो मैं ओएस से रिक्वेस्ट करूंगा कि ओएस मुझे मोबाइल दे दो। इसी तरह मैं अगर अपने ब्राउजर पे आके लिख रहा हूँ एप्पल डॉट कॉम, तो मैं एप्पल के कंप्यूटर यानी एप्पल के सर्वर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे अपनी एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट दे दो ताकि मैं आपका इंटरफेस देख सकूं, क्योंकि वो मेरे पास तो नहीं है। ऐसा ही है। तो जब आपके पास रिक्वेस्ट जाती है किसी सर्वर पर, तो फिर सर्वर आपका चेक करता है आपका रीजन सही है। अब ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें लिखा होता है नॉट अवेलेबल इन योर रीजन, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, क्या ये स्पाई तो नहीं है? ये सर्वर चेक करेगा एप्पल का, क्या ये हैकर तो नहीं है? सारी चीजें वैलिडेट करने के बाद अगर आप एलिजिबल हो उनकी वेबसाइट देखने के लिए, तो एप्पल का सर्वर आपको रिस्पॉन्स देगा। क्या देगा? रिस्पॉन्स देगा। तो ये आपके एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल है। आप हमेशा इंटरनेट के ऊपर कोई ना कोई किसी ना किसी के सर्वर से रिक्वेस्ट करते हो और वो सर्वर आपको बदले में रिस्पॉन्स देता है। ठीक है। अब देखो, अवेश से मैंने रिक्वेस्ट की, अवेश मुझे अपना मोबाइल फोन दे दो। अब अवेश के दो ही रिएक्शंस हो सकते हैं, यानी कि दो तरीकों से रिस्पॉन्ड कर सकता है अवेश। या तो अवेश मोबाइल दे देगा या अवेश रिफ्यूज कर देगा, नहीं देगा, लेकिन रिस्पॉन्स तो देगा, हाँ या ना।
बात समझ आ रही है? इसी तरह अगर एप्पल की वेबसाइट देखने के लिए एलिजिबल होगे, तो एप्पल आपको रिस्पॉन्स में उनकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट एसेट्स और जो भी लॉजिकल चीजें होंगी वो आपके ब्राउजर को देगा। आपका ब्राउजर उसको डाउनलोड करता है विद इन मिली सेकेंड्स और आपके सामने वेबसाइट पेश कर देता है, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड, क्योंकि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो है वो इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है। और अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपको रिस्पॉन्स में समथिंग वेंट रॉन्ग एरर मिलता है, समथिंग वेंट रॉन्ग या नॉट अवेलेबल इन योर रीजन, यू आर नॉट एलिजिबल, इस तरह के आपको एरर्स देखने को मिल रहे होते हैं। तो जब भी आपको एप्लीकेशन खोलते हो तो आपके पास ये लाइफ साइकिल चल रहा होता है, आप किसी सर्वर से रिक्वेस्ट करते हो, आपको रिस्पॉन्स मिलता है। मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैंने apptech.com के नाम से एक वेबसाइट बनाई और वो मैंने इस कंप्यूटर में रख दी। ठीक है, सर्वर को लोग सर्वर को जो है ना बच्चे कोई तो चीज समझते हैं, एपटेक apptech.com जो है, ठीक है, वो मैंने सर्वर इस मशीन के अंदर रख दी। ठीक है, वो इसकी जितनी HTML CSS जावास्क्रिप्ट डेटाबेस कंट्रोलर्स बैकएंड सब कुछ मेरा इस पीसी में। अब मैं चाहता हूं कि पूरे ग्लोब पर ये वेबसाइट हर कोई खोल कर मेरी सर्विस अवेल कर सके। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस मशीन को एक सर्वर बना दूंगा। सर्वर कैसे बनाया जाता है, आप अलाउ कर देते हो इस मशीन को कि इंटरनेट के थ्रू इस मशीन से कोई भी डेटा एक्सेस कर सकता है, और उस पर आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि ये फाइल्स एक्सेस हो सकती है। बात समझ आ रही? तो कोई भी जाके अगर इंटरनेट पे जैसे ओएस अपने सिस्टम पे लिखे apptech.com, लेकिन apptech.com के जितने एसेट्स हैं वो वेबसाइट कहाँ रखी हुई है, इस मशीन में रखी हुई है। जैसे ही वो उस पर लिखेगा तो ब्राउजर क्या करेगा, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजेगा इस सिस्टम पर, जहां पर apptech.com की वेबसाइट एक्चुअली में रखी हुई है। रिक्वेस्ट आएगी मेरे सिस्टम पे, मैंने जो भी एल्गोरिथम्स और लॉजिक लगाए वो चेक करेगा एलिजिबल है। अगर एलिजिबल होगा तो ये सिस्टम इसको रिस्पांस में इसके पीसी यानी इसके ब्राउजर को रिस्पांस में वेबसाइट दिखा देगा, और अगर नहीं एलिजिबल होगा तो एरर दिखा देगा। ये रिस्पांस रिक्वेस्ट और रिस्पांस लाइफ साइकिल होता है। अच्छा, अब आप इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन खोलते हो, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर करोगे। ठीक है, आप रजिस्टर करते हुए यूजर नेम दोगे, ईमेल दोगे, पासवर्ड दोगे, कंफर्म पासवर्ड दोगे एंड सो ऑन, जो भी चीजें नंबर वगैरह। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करते हो, क्या आपके पास इंस्टाग्राम का डेटाबेस मौजूद है? क्या आपके पास इंस्टाग्राम का बैकएंड मौजूद है? नहीं है। ठीक है, तो कैसे आपने जो डेटा डाला वो एक्चुअल में अभी इंस्टाग्राम के पास नहीं है। आप रजिस्टर करने का मकसद ये कि इंस्टाग्राम को डेटा प्रोवाइड कर रहे हो ताकि इंस्टाग्राम मुझे रजिस्टर कर ले। तो जैसे ही आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करोगे तो क्यों, तो जैसे ही आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके पास आपके मोबाइल से एक रिक्वेस्ट जाएगी इंस्टाग्राम के कंप्यूटर यानी उनके सर्वर पर, और इस रिक्वेस्ट के अंदर ईमेल पासवर्ड यूजर नेम जितना आपने डेटा उस फॉर्म में पुट किया है वो सब जाएगा। सर्वर चेक करेगा क्या डेटा सही है, अगर डेटा सही है तो वो मॉडल को देगा, मॉडल सेव करेगा डेटाबेस में, और जैसे ही डेटाबेस में सेव हो जाएगा तो सर्वर आपको बदले में आपकी प्रोफाइल बना के दे देता है। ये सर्वर का रिस्पॉन्स कहलाया। और अगर नहीं होगा तो आपको बोल देगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग। या फॉर एग्जांपल, आपने पहले से उस ईमेल पर रजिस्टर कर रखा था, आप सेम ईमेल से दोबारा रजिस्टर करो तो आपको रिस्पॉन्स में क्या मिलता है, अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये कहलाता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का लाइफ साइकिल, ये आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, अब रिक्वेस्ट ये होती है ना सर्वर से, जो आप रिक्वेस्ट करते हो सर्वर से, ये बेसिक 4 टाइप की होती हैं, और भी होती हैं। गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। ठीक है, अगर आप अपने पास से सॉरी सर्वर के पास से अपने डेटा मंगवा रहे हो, लॉगिन करने का किसी वेबसाइट पे मकसद क्या होता है कि आप उनके सर्वर से उनके डेटाबेस से अपना डेटा एक्सेस करना चाहते हो, यानी कि आप सर्वर से अपने पास डेटा गेट कर रहे हो, तो ये कहलाती है गेट की रिक्वेस्ट। इस टाइम पर आप कौन सी रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो सर्वर से गेट की। आप अगर रजिस्टर कर रहे हो तो अपना डेटा सर्वर को प्रोवाइड कर रहे हो, सर्वर पर भेज रहे हो, तो ये कहलाती है पोस्ट की रिक्वेस्ट। कौन सी रिक्वेस्ट कहलाती है, पोस्ट की। आपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट आपकी नहीं थी, आपकी गैलरी में थी, आपने कहा मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता हूं ताकि लोग देख सके, तो आप क्रिएट पोस्ट पे जाओगे और पोस्ट कर दोगे। जैसे ही आपने पोस्ट करी तो आपने क्या किया, आपने अपनी इमेज इंस्टाग्राम के डेटाबेस में सेव करवा दी यानी भेज दी, पहले इंस्टाग्राम के पास नहीं थी, अब वो अवेलेबल है, लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी रिक्वेस्ट हुई, पोस्ट की, इमेज सर्वर पर भेजी। ठीक है, और वो आपको दिख रही है, कौन सी रिक्वेस्ट है, गेट की। ठीक है, अच्छा, अब एग्जिस्टिंग इमेज के अंदर कैप्शन अच्छा नहीं लग रहा, इमेज एग्जिस्ट करती है, ना ही आप भेज रहे हो ना मंगवा रहे हो, एग्जिस्ट करती है, उसका कैप्शन अच्छा नहीं लग रहा है, एडिट कर सकते हो, एडिट कर सकते हैं ना। आप एडिट का बटन दबाया और आपने कैप्शन चेंज किया, आपने अपडेट पर या डन पर क्लिक कर दिया, ये रिक्वेस्ट कहलाती है पुट की रिक्वेस्ट। जब आप अपने किसी सर्वर के डेटा एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर चेंजेस करते हुए कहलाती है पुट की रिक्वेस्ट। कौन सी रिक्वेस्ट कहलाती है,
पुट की। और अगर आप वो इमेज डिलीट कर दो तो ये कौन सी रिक्वेस्ट होगी सर्वर से, है ना? और रिस्पॉन्स में आपको या तो आपका काम हो जाएगा या आपको एरर मिल जाएगा। पूछो। बेटा जब आप इसको सर्वर बना दोगे तो सर्वर है। हमने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का समझा, ये बात समझ आई? रिक्वेस्ट बेसिक टाइप्स की कितनी होती है? चार। बेसिक टाइप्स बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि और भी होती हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखो, राउट की क्लास में कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है? गेट की, यानी डेटा एक्सेस किया जा रहा है कुछ ना कुछ। अब गेट की रिक्वेस्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं यहाँ पर। राउट, अब राउट एक क्लास है, उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड मिलता है आपको, गेट का भी मिलता है, देखो यहाँ पर आपको पोस्ट का भी मिलता है। देखो पोस्ट का मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको पुट का भी मिल रहा होता है, ये देखो पुट का मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको डिलीट का भी मिलता है। यानी कि आप राउट्स की मदद से ही क्या कर रहे होगे? रिक्वेस्ट कर रहे होगे। राउट्स ही आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा होगा कि कौन से वक्त पे कौन सी रिक्वेस्ट लग रही है। स्टूडेंट डिलीट हो रहा है तो स्टूडेंट का राउट होगा स्टूडेंट स्लैश डिलीट। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये आपके जो मेथड्स है ये डिफाइन करते हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट लगेगी। अभी मैं कौन सी करा रहा हूँ? गेट। ठीक है, अब गेट में देखो दो पैरामीटर्स मांग रहा है, यूआरआई और एक्शन। कितने पैरामीटर्स मांग रहा है? यूआरआई एंड एक्शन। यूआरआई का मतलब है कि क्या राउट होगा आपकी वेबसाइट पर। यूआरआई का मतलब है क्या राउट होगा, और उसकी बेस पर एक्शन, यानी क्या दिखाना चाहते हो, यानी क्या दिखाना चाहते हो। ठीक है, मैंने कहा स्लैश, जो आपका रूट राउट होता है वो होता है स्लैश। स्लैश का मतलब होता है कि एप्लीकेशन जैसे एप्पल डॉट कॉम रेंडर होगी तो एप्पल डॉट कॉम स्लैश राउट पे रेंडर होगी। ठीक है, उसके बाद एप्पल डॉट कॉम स्लैश iOS 16 या इस तरह का राउट जो भी बनेगा वो बात की कहानी। ठीक है, अब मैंने कहा स्लैश यूआरएल होगा, और एक्शन यहाँ पे कहलाता है फंक्शन। क्या कहलाता है? फंक्शन। फंक्शन कैसे बनाते हैं? फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फंक्शन का कीवर्ड राउंड ब्रैकेट डालते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स, ऐसे ही बनता है फंक्शन। ऐसे ही बनता है फंक्शन। अब मैंने कहा जब यूआरएल क्या हो? इंडेक्स हो, यानी कि स्लैश हो, रूट यूआरएल हो, तो आप रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो सर? अब यहां हम रिटर्न करते हैं एक स्ट्रिंग। क्या रिटर्न कर रहा हूं मैं? एक स्ट्रिंग, उसके अंदर मैं लिख देता हूं तैयब। क्या लिख दिया मैंने? मैंने कहा जब स्लैश राउट रेंडर हो तो आप क्या रिटर्न करोगे? तैयब रिटर्न करोगे। यहां पर हम स्लैश राउट रेंडर करते हैं। ऐप रोक दी क्या? हाँ, पीएचपी आर्टिसन सर्फ। आप देखो आपके पास स्लैश राउट रेंडर हुआ, क्या रिटर्न हुआ? यानी कि राउट से हैंडल करते हैं कि कौन से राउट पे क्या काम होगा। बात समझ आ रही है? इसको हम इन डेप्थ अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ये बात समझ आती है? फिर हम रिक्वेस्ट भी सीखेंगे कि कब कौन सी रिक्वेस्ट का मेथड यूज करना है, कब कौन सी नहीं करना, राउट पैरामीटर्स हर चीज देखेंगे। इसमें किसी का कोई सवाल? ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल पता होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद आता है स्टोरेज का फोल्डर। छोड़ दो। फिर टेस्टिंग के लिए आपको यहाँ पर फाइल्स वगैरह मिलती हैं, अगर आप अपनी लारावेल की एप्लीकेशन को टेस्ट करके देखना चाहते हो, टेस्ट केसेस आपको यहाँ पर आप बना सकते हो इस क्लास के अंदर, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। वेंडर का फोल्डर, लारावेल के जितने भी पैकेजेस, उसके सर्वर के पैकेजेस, लारावेल के अपने पैकेजेस, जितने भी बिल्ट इन पैकेजेस हैं वो सारे किसमें इंस्टॉल होते हैं? वेंडर के। ये अकेला फोल्डर पूरी एप्लीकेशन से ज्यादा बड़ा होता है। अगर मैं इसे डिलीट करूँ ना तो हाफ से भी ज्यादा एमबी की हो जाएगी आपकी जो एप्लीकेशन है। सबसे ज्यादा फाइल्स इसी के अंदर होती हैं, देखो इसके अंदर सब फाइल्स भी होती हैं। अगर मैं ये खोलूं तो देखो कितनी फाइल्स हैं। सही है, तो ये अकेला इकलौता फोल्डर जो है ना पूरी एप्लीकेशन से भी ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी लारावेल की एप्लीकेशन किसी को शेयर करनी हो, तो यूजुअली अगर वेंडर का फोल्डर आपके लारावेल ऐप में मौजूद है तो आपकी लारावेल की ऐप बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। जैसे आपने एक ऐप बना दिया, आपने क्रड हो रहा है, उसमें रजिस्टर लॉगिन हो रहा है, तो 1 GB 1.5 GB 2 GB पे भी जा सकती है आपकी ऐप। ठीक है, लेकिन अगर आप वेंडर डिलीट कर दो तो आपकी ऐप जो है ना आधी हो जाती है, ऑलमोस्ट। साइज में, किसमें? साइज में ऑलमोस्ट आधी हो जाती है। अब सर अगर आप कह रहे हैं इसको डिलीट कर देंगे तो आपके पास क्या सर्वर रन होगा? अभी डिलीट होने में टाइम लेगा। सर्वर रन होगा? अभी बोला कि लारावेल के सर्वर के पैकेजेस भी इसमें होते हैं। खैर ये तो हो रहा है, डिलीट हो रहा है।
अब यहाँ देखो आपके पास जो वेंडर है वो डिलीट हो चुका है। आओ चेक करते हैं क्या लारावेल की ऐप चल रही है। कह रहा है फेल्ड ओपनिंग रिक्वायर्ड लारावेल लेक्चर्स एग्जांपल ऐप वेंडर फ्रेमवर्क, ये सारी चीजें उसको अब नहीं मिल रही। जो पैकेजेस इसमें जो पहले से बिल्ट इन क्लासेस मॉड्यूल्स यूज हो रहे थे वो सब इसको नहीं मिल रहे। अब सर फॉर एग्जांपल गलती से डिलीट हो गया, अब क्या करेंगे? अब देखो एरर्स आना शुरू हो गए। अब ये बेस टेस्ट केस की जो क्लास है वो भी वेंडर में रखी हुई थी। राउट्स के अंदर आओगे, ये राउट की क्लास भी वेंडर से आ रही थी। अब क्या करोगे? कंट्रोल सेट भी नहीं है, अब क्या करोगे? हल बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कभी भी ऐसा सीन हो जाए तो आपने जो है ना कमांड लाइन खोलना है और यहाँ पर आपने कमांड लिखनी है कंपोजर इंस्टॉल। क्या लिखना है? आप कह रहे हो कंपोजर भैया और जो चीजें मिसिंग है उन्हें क्या कर दो? इंस्टॉल कर दो। ठीक है, यहाँ पर एंटर करेंगे तो कंपोजर जितने पैकेजेस मिसिंग होंगे जो उसे दिख रहे होंगे वो सारे वेंडर का फोल्डर देखो वापस आ गया। ठीक है, अब आपके एरर्स भी चले जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी ऐसा हो तो आप ऐसा कर सकते हो। अब ये बताने का मकसद ये है कि जब भी आप अपना लारावेल का जो प्रोजेक्ट है वो गिटअप पर रखोगे या किसी के साथ शेयर करोगे तो आप उसे वेंडर का फोल्डर डिलीट करके दोगे, ताकि आप जल्दी उसे डिलीवर कर सको क्लाइंट को या दूसरे बंदे को। अदरवाइज 1.5 GB 2 GB तुम्हें पता है कितना टाइम ले जाता है एक एवरेज नेट के ऊपर। ठीक है, तो जब भी कोई उसे खोलेगा तो उसे बताना है कि सबसे पहले इस ऐप के अंदर क्या चलाना है? कंपोजर इंस्टॉल, ताकि पैकेजेस इंस्टॉल हो जाए और वो ऐप रन कर सके। है ना? तो गिटअप पर भी अपलोड करोगे तो वेंडर का फोल्डर नहीं भेजा जाएगा। हाँ, क्लाइंट को हम रेट भी बढ़ा के देते हैं बेटा, क्लाइंट को भी बताना होता है ऐप कैसे रन होता है। बात समझ आ रही है? हमेशा क्लाइंट के साथ बैठे रहोगे, वो बोलेगा ऐप रन कर दो कॉल करके, तुम यही करते रहोगे? इतना इतना करता है क्लाइंट बेटा, ऐप वगैरह रन कर लेता है वो, इतना भी नहीं होता वो तुमसे बिजनेस बनवा रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास सर वेंडर हो गया। उसके बाद ये फाइल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।